राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका द सनराइजर्स एजुकेटर्स में। मेरा नाम है मुकुल चंद्रा और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में। किसके बारे में? वेक्टर्स के बारे में। यहाँ पे मैं जिस वेक्टर की बात कर रहा हूँ वो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वाले वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे एक दूसरे प्रकार का वेक्टर है। यहाँ पे एक दूसरे प्रकार का वेक्टर है। कौन सा है भाई? मान लो एक क्वांटिटी है, एक कोई क्वांटिटी है, उसमें n कंपोनेंट्स हैं। क्या है भाई? उसमें n कंपोनेंट्स है। क्वांटिटी एक मैट्रिक्स ले लो, उसमें a b c d e f g h i, ये एक क्वांटिटी हो गई। ठीक है, इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं? 9 कंपोनेंट्स हैं। 9 कंपोनेंट्स हैं। अगर हमने इनको इन n कंपोनेंट्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर दिया तो हमें मिल जाएगा क्या? वेक्टर्स। हमें क्या मिल जाएगा? वेक्टर्स। अगर हमने 9 कंपोनेंट्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा? एक वेक्टर। क्या मिल जाएगा हमको? एक वेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल हम 3-3 का ग्रुप बना के वेक्टर बना रहे हैं। तो जैसे मान लो हमने कॉलम वाइज कंपोनेंट चूज़ करने शुरू किए, तो पहले कॉलम के कंपोनेंट चूज़ कर लिया तो ये हो गया पहला वेक्टर। हमने दूसरा कंपोनेंट को चूज़ किया तो ये हो गया हमारा दूसरा वेक्टर। हमने तीसरे कंपोनेंट को चूज़ किया तो ये हो गया हमारा तीसरे कॉलम पे उसको चूज़ किया तो ये हो गया हमारा तीसरा वेक्टर। ठीक है, तुमने 3 वेक्टर यहाँ से बना दिए। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई भी क्वांटिटी है उसमें n कंपोनेंट्स हैं, उन n कंपोनेंट्स को हमने उठा के एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर दिया तो हमको वेक्टर मिल गया। अब ये कंपोनेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। अभी जैसे हम लोग मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं या लीनियर इक्वेशन के सॉल्विंग की बात करेंगे सॉरी, तो लीनियर इक्वेशन जैसे मान लो ये लिखी, ठीक है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, अब जो इनके जो ये कोएफिशिएंट लिखे हुए हैं, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट, तीनों इक्वेशन में अगर हम इनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो ये भी जो है एक हमको क्या देगा? वेक्टर। क्या देगा हमको? वेक्टर। ठीक है, हमको देगा ये वेक्टर। ओके, अच्छा, तो ये चीज़ हो गई हमारी। ठीक है, क्या है भाई? एक क्वांटिटी है, उसके पास में n कंपोनेंट्स हैं, उसको हमने पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर दिया तो हमें क्या मिल गया? हमारा वेक्टर। ठीक है, अच्छा जी, चलो वेक्टर हो गया कंप्लीट। अब हम देखेंगे लीनियरली डिपेंडेंट के बारे में और लीनियरली इंडिपेंडेंट के बारे में। ये लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होते हैं? पहली बात तो हमें चेक किसको करना है कि ये क्या चीज़ लीनियरली डिपेंडेंट है, क्या चीज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हमें चेक करना है वेक्टर को कि हमको जो 3, 4, 5 वेक्टर दिए होते हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है या वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हमें मोस्टली आपको जो क्वेश्चंस देखोगे वहाँ पे आपको 3-3 वेक्टर दिए होंगे, आपको 3 वेक्टर पे चेक करना होगा कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, चलो अभी मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा, डोंट वरी, लेकिन पहले मेथड देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे? मेथड देख लेते हैं। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल हमको x1, x2, x3 डैश 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 xn, ये हमको
n नंबर ऑफ वेक्टर्स दे दिए गए। अब हमें चेक करना है कि ये सारे वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हम चेक कैसे करेंगे? चेक हम ऐसे करते हैं, जितने हमको वेक्टर दिए उतने हम एक नंबर को मान लेंगे। ठीक है, नंबर कौन से होते हैं? जैसे ये लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 लैम्डा n। जैसे यहाँ पे n वेक्टर्स है तो हमने n लैम्डा n मान लिए। ठीक है, और इन नंबर्स की कंडीशन क्या है कि सारे के सारे जीरो नहीं होने चाहिए। कोई 2, कोई 3, कोई 4। जैसे इसमें n है तो n-1 तक जीरो हो सकते हैं, लेकिन जो nth होगा, लास्ट वाला n वाला होगा, वो जीरो नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे जीरो नहीं हो सकते। कोई 2, कोई 3, कोई 4, कोई 5, कोई 6, कोई 7, कोई 8, ऐसे करके वो सब जीरो हो सकते हैं, लेकिन सारे नंबर तुम्हारे जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कंडीशन? बस कि नॉट ऑल जीरो। ठीक है, कंडीशन है हमारी नॉट ऑल। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था यहाँ पे? हाँ, कि सारे के सारे जीरो नहीं होने चाहिए। अब हम चेक कैसे करेंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है? क्या करो, x1 को लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा 2 को x2 से मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा 3 को x3 से मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा 4 को x4 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे 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 चलता रहेगा। लैम्डा n xn, अगर इनको तुमने मल्टीप्लाई करने के बाद में, अगर मल्टीप्लाई करने के बाद में सम किया और वो ज़ीरो के बराबर आ गया, तो हम कहेंगे कि जो वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, सम किया, ज़ीरो आ गया, तो हम कहेंगे लीनियरली डिपेंडेंट है। और अगर यहाँ पे ये लीनियरली मतलब अगर ये ज़ीरो के बराबर नहीं आया तो यहाँ पे हो जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर हमारा ये जो वेक्टर हमने किया लैम्डा 1 लैम्डा 2 से मल्टीप्लाई, ये ज़ीरो के बराबर नहीं आया तो वो हो जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो वो हो जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो इसको कि अदरवाइज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ज़ीरो के बराबर आ गया तो लीनियरली डिपेंडेंट, ज़ीरो के बराबर नहीं आया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज़ हो गई है। ओके, अब यहाँ पे देखो कि आपने इक्वेशन सॉल्विंग सीखी होगी, सीखी है 11th-12th में कभी किए होगे यार। कि जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखी होगी तुम्हारी ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d1, एंड फिर अपना 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू d2, 5x प्लस 6y प्लस 7z इज इक्वल टू d3। इसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखते थे? सारे कोएफिशिएंट को 3/3 मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि देखो 3/9 है तो 3/3 के फॉर्म में लिख लेंगे। तो a b c 2 3 4 5 6 7 है। फिर इसको हम लोग ऐसे करके लिख लेंगे x y z। ठीक है, और ये वाला भी ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या होगा? ये क्या है? ये 3/3 है और ये क्या है? 3/1 है। तो पहले ये वाला जो रो है पूरे से मल्टीप्लाई होगी तो वो बराबर हो जाएगी d1 के, तो ये वाली निकल के आएगी। दूसरी वाली रो y से फिर इससे पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो वो बराबर हो जाएगी d2 से। तीसरी वाली रो फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो हो जाएगी d3 के। ठीक है, ऐसे करते थे कि नहीं करते थे? करते थे। ठीक है,
करते थे। तो अभी नहीं भी करते थे तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैंने एक आइडिया दे दिया। क्यों आइडिया दे दिया? क्योंकि मैं यहाँ पे लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आपको, इसलिए, और इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बस इसलिए मैंने जो है इसको आपको बता दिया यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से। अभी आगे हम लोग जब पूरे तरीके से इक्वेशन सॉल्विंग पे जाएंगे तब बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, वो समझ गया। अब एक बात कर लो यहाँ पे एक्लियन फॉर्म की। अब एक बात करेंगे यहाँ पे एक्लियन फॉर्म की, एक्लियन फॉर्म की, ठीक है। एक्लियन फॉर्म कुछ नहीं होता है, एक मिनट, इसका कैसे ना लिखूं। एक्लियन फॉर्म कुछ नहीं होता, ये होता है कन्वर्जन ऑफ मैट्रिक्स इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स सिंपल सी दी हुई है, तुमने उठा के उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? एक्लियन फॉर्म। इस फॉर्म को बोलेंगे हम लोग एक्लियन फॉर्म, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या थी? प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले जितने कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं? जीरो। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले जितने कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं जीरो, ठीक है। अच्छा, तो ये होती है एक्लियन फॉर्म, ठीक है। और इसको हम लेके कैसे आते हैं किसी भी मैट्रिक्स को एक्लियन फॉर्म में? कन्वर्जन ऑफ मैट्रिक्स इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ये वाला है, ये वाला, इसको कहते हैं हम लोग क्या? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या? एक्लियन फॉर्म। बस अभी इतना समझ लो। मेरे को क्वेश्चन करवाना है आगे, ये सब इसलिए मैंने बताया। पहले वाला भी, इक्वेशन वाला भी बताया कि इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और ये एक्लियन फॉर्म को भी मैंने अभी यहाँ पे बताया। क्यों? क्योंकि जो है बहुत से बच्चों को अगर नहीं आता होगा तो उनको फिर आगे क्वेश्चन समझने में दिक्कत होगी, बस इसलिए बताया मैंने। अब आते हैं क्वेश्चन पे, अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब चेक करते हैं कुछ लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट को, कि कोई मैट्रिक्स है वो लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। चेक करते हैं उसको, जल्दी से चेक करते हैं भाई, जल्दी से चेक करते हैं। हाँ, जैसे एक हमको मैट्रिक्स दी गई x1 इज इक्वल टू 2 2 1, फिर वेक्टर x2 दिया गया हमको 1 3 1, वेक्टर x3 दिया गया हमको 1 2 2। हमें बताना है कि x1 x2 x3 लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। हाँ, तो अब देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है ये वाले क्वेश्चन को। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्या था भाई? वेक्टर हमको दे दिया है, हमें चेक करना लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो सबसे पहले हमको नंबर लेने होते थे ना, λ1 λ2 और λ3, लैम्डा वाले नंबर लेने होते थे। और मैंने बताया था आपको कि जितने वेक्टर उतने लैम्डा वाले नंबर। यहाँ पे 3 वेक्टर तो 3 लैम्डा वाले नंबर, λ1 λ2 λ3, ठीक है। अच्छा, अब क्या करूँ? अब क्या करना होता था? λ1 को x1 से मल्टीप्लाई, λ2 को x2 से मल्टीप्लाई, λ3 को x3 से मल्टीप्लाई। तो λ1 को x1 से करो, λ2 को x2 से करो, λ3 को x3 से करो, और ये बराबर किसके आ जाएगा? ये बराबर आ जाएगा अपने 0 के। ये बराबर आ जाएगा किसके? ये बराबर आ जाएगा 0 के, ठीक है। 0 के बराबर आ गया। अब क्या करेंगे हम? x1 की जगह पे
अब उसका वेक्टर लिख दो x1 का, तो लैम्डा 1 2 2 1 1 प्लस में लैम्डा 2 1 3 1 प्लस में लैम्डा 3 1 2 2, और ये बराबर हो जाएगा, इसको भी हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिख देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा 0 0 0 के बराबर। ठीक है, देखो बेसिकली हमारा एम क्या होता है, एम हमारा ये होता है कि हम लोग फाइंड करेंगे अब यहाँ से लैम्डा 1 की वैल्यू, लैम्डा 2 की वैल्यू, लैम्डा 3 की वैल्यू। ठीक है, बेसिकली हमारा एम ये होगा कि हम लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 की वैल्यू फाइंड करेंगे, कुछ नंबर के फॉर्म में इनको लेके आएंगे। अगर तो इनकी सारी की सारी वैल्यू हमारी 0 आ गई, ठीक है, तो हम सिंपल से करेंगे भाई लैम्डा 1 0 आया, x1 से मल्टीप्लाई हुआ 0, लैम्डा 2 0 आया, x2 से मल्टीप्लाई हुआ 0, लैम्डा 3 आया, x3 से मल्टीप्लाई हुआ 0, सारे 0 प्लस किया 0 के बराबर आ गया, सीधा सीधा पता चल गया कि लीनियरली डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे आप कहोगे कि आपने तो ये बताया कि लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 तीनों 0 नहीं हो सकते। मैंने बताया जब हम लेट करेंगे लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 को, तब हम इनको नॉन ज़ीरो मानेंगे, लेकिन हमें इनको जब हम इनकी असली वैल्यू फाइंड करेंगे तब हमें जाना किस तरफ है, हमें देखना है कि इनकी वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर 0 आ जाती है तो मल्टीप्लाई करोगे तो फटाक से वो 0 के ही बराबर हो जाएगा और हमारे जो वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, कंसीडर स्टार्टिंग में करना है कि ये सारे के सारे नॉन ज़ीरो है, मतलब कि जितने भी तीनों के तीनों ही नॉन ज़ीरो नहीं है, बट अंत में जाके हमको इनकी वैल्यू ही फाइंड करनी है। अब वो 0 आ भी सकती है, 0 नहीं भी आ सकती जब आप वैल्यू फाइंड करोगे। तो अगर मान लो 0 नहीं आई तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे सीधे लिख देना है किसी की भी 0 नहीं आई, जैसे लैम्डा 1 की 0 नहीं आई, लैम्डा 2 की 0 आ गई, लैम्डा 3 की 0 आ गई, तो हम यहाँ पे कह देंगे कि जो हमारा वेक्टर है, जो हमारे वेक्टर्स दिए हुए हैं, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि भाई तुम मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा 1 वाली तो नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब कि ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, ये नॉन ज़ीरो हो जाएगा, तो कहाँ 0 के बराबर हुआ, तो ये जो है हो जाएंगे हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली हमारा एम क्या है, हम अभी यहाँ से फाइंड करेंगे लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा 1 की वैल्यू, लैम्डा 2 की वैल्यू, लैम्डा 3 की वैल्यू। ठीक है, अच्छा चलो करते हैं फाइंड। मल्टीप्लाई कर दूँ लैम्डा 1 को उसमें मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, 2 लैम्डा 1 2 लैम्डा सॉरी 1 मिनट 2 लैम्डा 1 2 लैम्डा 1 एंड लैम्डा 1। ठीक है, ऐसे ही तो आएगा, ऐसे ही तो आएगा, अरे भैया ऐसे ही तो आएगा, लैम्डा 1 इधर, लैम्डा 1 इधर, लैम्डा 1 जैसे लिखा है वैसे ही मल्टीप्लाई होगा ना। कॉलम वाइज लिखा, अगर ये रो वाइज लिखा होता तो तुम रो वाइज मल्टीप्लाई करते, अगर ये ऐसे लिखा होता लैम्डा 1 2 2 1 तो तुम ऐसे मल्टीप्लाई करते, 2 लैम्डा 1 2 लैम्डा 1 लैम्डा 1 तो ऐसे मल्टीप्लाई करते। कॉलम वाइज लिखा है तो कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 2 1 लैम्डा 1 तो 2 लैम्डा 1 2 लैम्डा 1 लैम्डा 1। ठीक है, ऐसे लिखो। ओके, अब क्या है यहाँ पे प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, फिर ऐसे ही लैम्डा 2 को मल्टीप्लाई करो, तो लैम्डा 2 3 लैम्डा 2, यहाँ पे भी लैम्डा 2, फिर प्लस फिर प्लस फिर प्लस, तो फिर लैम्डा 3 प्लस 2 लैम्डा 3 प्लस 2 लैम्डा 3। ठीक है, ये सब बराबर हो जाएंगे किसके, 0 के, ये सब बराबर हो जाएंगे किसके, 0 के। ठीक है, तो ये हमारी किसके फॉर्म में हमने वेक्टर्स को लिख लिया, इक्वेशन के फॉर्म में। क्या किया अभी तक हमने, वेक्टर्स दिए थे, 3 नंबर माने हमने, फिर उनको इस फॉर्म में लिखा, लैम्डा 1 को वेक्टर 1 से मल्टीप्लाई किया, लैम्डा 2 को x2 से मल्टीप्लाई किया, लैम्डा 3 को x3 से मल्टीप्लाई किया, फिर तीनों के एक एक करके तीनों के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया, फिर इनको हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में।
अब हम ये जो कोएफिशिएंट्स है ना, इनको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, और ये जो हमारे अननोन नंबर्स हैं लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, इनको हम उसके फॉर्म में लिखेंगे, वेरिएबल वो मतलब मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, और इसको हम जीरो लिख कर देंगे। फिर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के बाद में हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए कोशिश करेंगे कि एक्लियन फॉर्म में आ जाए, और जैसे ही एक्लियन फॉर्म में आ जाएगा फिर हम वहाँ से लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, बेसिकली एम हमारा ये है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप है हमारा इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना। अभी मैंने पीछे बताया था इक्वेशन में कि मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, बताया था ना। आ गया भाई, रब कर दिया, चलो कोई बात नहीं। कैसे लिखोगे, 2 1 1, फिर ये भी 2 3 2, फिर ये 1 1 2। ठीक है, ये हो गया मैट्रिक्स के फॉर्म में। 2 1 1, लैम्डा 2 का कोएफिशिएंट क्या है 1, लैम्डा 3 का कोएफिशिएंट क्या है 1, लैम्डा 1 का कोएफिशिएंट क्या है 2, 2 1 1, यहाँ 2 3 2, यहाँ पे 1 1 2। ठीक है, ऐसे कन्वर्ट करके लिखते हैं। फिर ये सारे लिख लिए जाएंगे कॉलम के फॉर्म में, ये लिख लिए जाएंगे कॉलम के फॉर्म में। मल्टीप्लाई करोगे इनको, यही तुम्हारी इक्वेशन निकल के आएगी, और ये सबको बराबर कर दो 0 0 0 के, 3 बार 0 यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर करेंगे हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इसके ऊपर हम करेंगे, ये वाली मैट्रिक्स के ऊपर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और इसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे एक्लियन फॉर्म में, कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे एक्लियन फॉर्म में बाय परफॉर्मिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन। ठीक है, तो आओ करते हैं इसको एक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश। 2 1 1 2 3 2, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, जुगाड़ है तो भाई जबरदस्ती का काम करना है। इसको रब कर दो, इसको कर दो रब, है ये निकालो, ऐसे करो, ऐड टू न्यू पेज, आ गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्या करो यहाँ पे, हमें क्या करना है, एक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्लियन फॉर्म क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट सारे 0, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट सारे 0। तो माने हमें किसको किसको 0 बनाना है, इसको बनाना है 0, इसको बनाना है 0, और इसको बनाना है 0। प्रिंसिपल डायगोनल हमारी ये वाली है, ये वाली है हमारी प्रिंसिपल डायगोनल। तो हमें इसको इसको इसको, इनके नीचे वाले एलिमेंट्स कौन है, ये तीनों हैं, तो इनको हमें 0 बनाने की कोशिश करनी है, इनको हमें 0 बनाने की कोशिश करनी है। तो बनाएंगे भाई, बनाएंगे बनाएंगे। करो, कैसे 0 बनाओगे, पहले 2 को बनाने की कोशिश करो। कैसे बनाओगे, काम करो, R1 सॉरी R2 माइनस R1 कर दो, सीधे सीधे कर दो, सीधे सीधे बन जाएगा ना। इसको एज इट इज लिखो, इस पे कुछ नहीं करने की जरूरत है। थर्ड वाली पे कुछ नहीं हो रहा है, R2 पे हो रहा है, तो क्या हो रहा है, R2 माइनस R1, तो ये 0, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2, और 2 माइनस 1 1 है। ये इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको कुछ नहीं होगा, और इसको भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तो सारे 0 0 है। इसको आपको कुछ नहीं छेड़ना, ये एज इट इज लिखता जाएगा, जैसे लिखा हुआ है वैसे लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 पूरे उसमें चलता ही रहेगा ये। ठीक है, अच्छा ये 0 बन गए भाई साहब। अब इसे 0 बनाते हैं, अब इसे 0 बनाते हैं। अच्छा, कैसे बनाओगे इसे 0, कैसे बना सकते हैं इसे 0, अगर हम R3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और R1 से माइनस कर दें, बन जाएगा 0, बन जाएगा। R3 में 2 से कर दो मल्टीप्लाई और R1 से माइनस कर दो, है जी। तो R1 एज इट इज आएगा 2 1 1, R2 एज इट इज आएगा 0 2 1, और R3 क्या है भाई, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 3,
ठीक, ये हो जाएगा लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 और ये आ जाएगा एज इट इज 0 0 0। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या इसको भी 0 बना सकते हैं? क्या हम इसे भी 0 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर हम R3 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें से R2 को माइनस करते हैं तो भाई 0 हो जाएगा। इन दोनों पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये भी 0, ये भी 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कर देते भाई। R3 में क्या करो, 2 से कर दो मल्टीप्लाई और माइनस कर दो R2 से, तो ये भी हो जाएगा 2 1 1 0 2 1। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा हमारा 2 3 6 -1 5 -1 5। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 इज इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, तो हो गया हमारा एक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट। जी हाँ, हो गया एक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट। क्या किया हमने? प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट को 0 कर दिया, क्योंकि एक्लियन फॉर्म हमारा होता है अपर ट्रायंगुलर फॉर्म और अपर ट्रायंगुलर फॉर्म हमारा बन चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 मल्टीप्लाई कर देंगे दोबारा से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई? 2 लैम्डा 1 प्लस में लैम्डा 2 प्लस में लैम्डा 3 इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन तो ये बनी। अब लैम्डा 2 को इधर मल्टीप्लाई करो, अब ये सेकेंड वाले को मल्टीप्लाई करो तो ये तो 0 हो जाएगा। 0 इंटू लैम्डा 1 प्लस में 2 इंटू लैम्डा 2, 2 लैम्डा 2 प्लस में लैम्डा 3 इज इक्वल टू 0 है। और ये तीसरी वाली में 0 इंटू लैम्डा 1 0 इंटू लैम्डा 2 प्लस में 5 लैम्डा 3। तो बेसिकली क्या बन गई है? 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 0, 2 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इज इक्वल टू 0 एंड 5 लैम्डा 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सीधे सीधे पता चलना है कि लैम्डा 3 बराबर हो गया 0 के हैं। अगर लैम्डा 3 0 है तो 2 लैम्डा 2 ये 0, तो लैम्डा 2 भी क्या हो गया? 0। अगर लैम्डा 3 लैम्डा 2 0 है तो लैम्डा 1 प्लस 0 प्लस 0 0। फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड वाली इक्वेशन से लैम्डा 3 निकाला, सेकंड में लैम्डा 3 की वैल्यू रखा, लैम्डा 2 निकाला, फर्स्ट में रख रहे हैं तो लैम्डा 1 भी आ गया हमारा क्या? 0। लैम्डा 1 भी हमारा क्या आ गया? 0। तो मैंने क्या बोला था? ठीक है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 की वैल्यू आ गई। ओके, अब यहाँ पे देखो कि ये सब तो नंबर में थे, तो हमें लैम्डा 1 की भी नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी थी, लैम्डा 2 की भी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी थी, लैम्डा 3 की भी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी थी। तो हमने निकाल लिया। क्या आई भाई? क्या आई वैल्यूज? 0 आई, 0 आई। तो लैम्डा 1 0 2 2 1 प्लस में 0 1 3 1 प्लस में 0 1 2 2। फाइनली क्या आया हमारा आंसर? 0 आ गया। 0 आ गया। और अगर 0 आ जाता था तो हम क्या कह सकते हैं? वेक्टर्स x1 x2 x3 आर लीनियरली डिपेंडेंट, आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, ऐसे हम लोग चेक करते हैं। ऐसे हम लोग चेक करते हैं कि हमारा लीनियरली डिपेंडेंट है या हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखो, ऐसे ही आपको कोई मैट्रिक्स दे दियो, बड़ी सी लिख के है 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। ठीक है, बोल दिया कि शो कॉलम वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट, कॉलम वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो कॉलम वेक्टर्स बोल दिया तो माने वेक्टर हमको लिखना है कौन से एलिमेंट को कंसीडर करके? जितने कॉलम वाले वेक्टर है, माने कॉलम वाइज हमको कंसीडर करके लिखना है। अभी यहीं पे बोल देता कि रो वाइज
रो वेक्टर्स को, तो हम वेक्टर लिखते फिर रो वाले अलोंग, ठीक है, रो के अलोंग हम वेक्टर लिखते हैं। लेकिन अभी हमसे बोला है कॉलम वाइज, अभी हमसे बोलना है कि कॉलम वाइज, तो कॉलम वाइज हम लिख देंगे। कॉलम वाइज कैसे होगा भाई, x1 बन जाएगा क्या 1 माइनस 1 0, x2 बन जाएगा क्या 2 3 माइनस 2, और x3 बन जाएगा क्या -2 0 1, ठीक है। x1 बन जाएगा 1 माइनस 1 0, x2 बन जाएगा 2 3 माइनस 2, और x3 बन जाएगा -2 0 और 1, ठीक। ये बन गए हमारे कॉलम वेक्टर्स। और फिर से हम वही λ1 λ2 मानेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको एक्लियन फॉर्म में लेके जाएंगे, एक्लियन फॉर्म पे फिर हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से एक्लियन फॉर्म में लेके आएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, λ1 λ2 λ3 की वैल्यू फाइंड करेंगे, और अगर 0 आ गई तो वेक्टर जो है हमारे हो गए डिपेंडेंट, और नहीं 0 आई तो वेक्टर हमारे हो गए इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब इसमें तो लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में कि इंडिपेंडेंट है, तो हमें बस दिखाना है, ठीक है। इसी आपके लिए होमवर्क है, इसको आप लोग घर पर जाके एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। चलो देखो, बेसिकली ये कहीं पे पूछा नहीं जाता है, बट ऐसा है कि अभी वेक्टर के बारे में आगे बात होगी जब आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर आते हैं, तो वहाँ पे आइगन वेक्टर की बात होगी, तो इसलिए मेरे को ये सब चीज़ें बतानी पड़ रही है। और लीनियरली डिपेंडेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट भाई ये फ्लो में चल रहा है, तो मैंने कहा बता दूँ भाई, मान लो कभी पूछ लिया, वैसे अभी तक पूछा नहीं गया जहाँ तक मेरी नॉलेज है, लेकिन अगर मान लो पूछ लिया यार, तो कम से कम आपको पता तो होगा ना कि लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है, कर तो पाओगे आप, ठीक है, कर तो पाओगे आप। अच्छा चलो, अभी हमने पढ़ा कि वो लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कैसे फाइंड करते हैं वेक्टर के बारे में, ठीक है। अब एक और तरीका है जिससे हम लीनियरली डिपेंडेंट या लीनियरली इंडिपेंडेंट को फाइंड कर सकते हैं, कैसे, रैंक की मदद से, रैंक की मदद से, ठीक है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स की मदद से, वही वाला रैंक ऑफ द मैट्रिक्स जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। नहीं देखा तो देख लेना, नहीं देखा है तो देख लेना, जाके प्लेलिस्ट में सर्च मारना सनराइजर्स एजुकेटर्स रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, आ जाएगा मेरा वीडियो आ जाएगा, और उसको जाके देख लेना, वहाँ से पढ़ लेना अपना कि रैंक कैसे निकालते हैं, ठीक है। वेक्टर्स बाय रैंक मेथड, बाय रैंक मेथड, ठीक है। रैंक मेथड की मदद से हम लोग लीनियरली डिपेंडेंस और लीनियरली इंडिपेंडेंस को फाइंड करेंगे, ठीक है। कैसे क्या कैसे जो है ये हमें बताता है कि लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है, रैंक की मदद से। देखो सिंपल सी कंडीशन, हमने क्या किया था पिछले वाले क्वेश्चन में, हमको वेक्टर दिए हुए थे, फिर हमने इन वेक्टर को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा था, ये हमारे मैट्रिक्स के फॉर्म में इन वेक्टर्स को हमने लिख लिया था, ठीक है। तो यही वाली मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर जो वो वाली मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ गिवन वेक्टर्स वो बराबर आ गए नंबर ऑफ वेक्टर्स के, ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ से इफ, ठीक है, तो हम यहाँ से कहेंगे कि वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अगर हमारे जो वेक्टर से जोड़ के हमने मैट्रिक्स बनाया है उसकी रैंक नंबर ऑफ वेक्टर्स के बराबर आ गई, तो हमारे वेक्टर्स कहलाएंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं, लीनियरली इंडिपेंडेंट, याद रखना, लीनियरली इंडिपेंडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स दिया तुमको 3x3 की है, इसकी रैंक निकल के आ गई क्या 3, ठीक, रैंक आ गई 3, और वेक्टर जो हमने निकाले थे, वेक्टर्स कितने थे
वेक्टर्स भी 3 थे, तो रैंक 3 और वेक्टर 3, तो इसका मतलब कि हमारे जो वेक्टर्स है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए, हमारे जो वेक्टर्स हो गए वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है, अच्छा इसमें तुमको पता है, इसमें तुमको लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं रहती है, इसमें तुमको लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू भी नहीं फाइंड करने की ज़रूरत नहीं रहती है। सीधे सीधे अपने को वेक्टर दिए रहेंगे, उनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लो, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख के सीधा रैंक निकालनी शुरू कर दो, और अगर जैसे ही तुमने रैंक निकालनी शुरू कर दी, रैंक फाइनली निकल के आ गई, और उसके बाद तुम यहाँ से चेक कर सकते हो कि वो नंबर ऑफ वेक्टर्स मतलब रैंक क्या है, और बराबर आ गई तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। और इसी में दूसरा पॉइंट है, इसी में दूसरा पॉइंट है, इसी में दूसरा पॉइंट है, ठीक है, इसी में दूसरा पॉइंट है कि अगर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ गिवन वेक्टर्स is less than the number of vectors, तो हो जाएंगे हमारे क्या, तब हमारे वेक्टर्स हो जाएंगे लीनियरली, पिछले केस में इंडिपेंडेंट था, अब की बार डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब की बार डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो ये पिछले वाले मेथड से ज़्यादा आसान है, उसमें तुमको ज़्यादा 3 जम करना पड़ रहा है, पहले लैम्डा 1 लैम्डा 2 लो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर रैंक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखो, फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करो, एक्लियन फॉर्म में लाओ, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर तीनों की वैल्यू फाइंड करो, फिर मल्टीप्लाई करो वेक्टर से, फिर देखो कि वो बराबर आ रहे हैं, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब जाके पता चल जाता। इसमें तुमको वेक्टर दिया है, वेक्टर को मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और तुरंत एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा के रैंक फाइंड करना शुरू करो। रैंक फाइंड करना मैंने आपको सिखाया ही है, और फिर उससे अगर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स जो फाइनल में निकल के आई वो नंबर ऑफ वेक्टर्स के बराबर आ गई तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए, और अगर कम आ गई तो लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा समझ में आएगा, क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। एक करते हैं हम लोग, नहीं शो, अब चलो अब तो लिख ही दिया, चलो यार छोड़ो ना, इतनी अंग्रेजी को लिखो। देखो हमको वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है, x1 दिया है, अब की बार देखो रो वाइज वेक्टर दिए हैं, अब की बार रो वाइज वेक्टर दिया, 2 5 2 5 2 -3, x2 दिए हैं 3 6 5 2, x3 दिया है 4 5 14 14, और x4 दिया है हमको 5 10 8 4। ठीक है, 4 वेक्टर दिए हैं, वेक्टर कितने 4। ठीक है, तो रो वाइज दिए हैं तो हम रो वाइज ही लिखेंगे, अगर हमको कॉलम वाइज दिए होते तो हम कॉलम वाइज लिखना शुरू करते हैं, लेकिन रो वाइज दिए तो हम लोग रो वाइज ही एलिमेंट्स को लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या, सबसे पहला स्टेप है रैंक ऑफ द मैट्रिक मेथड से लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट फाइंड करने का सबसे पहला स्टेप है इसको कन्वर्ट करो मैट्रिक्स के फॉर्म में, इन सारे वेक्टर्स। तो कर लो भाई, रो वाइज दिए हैं, रो वाइज देख लो 2 5 2 -3 3 6 5 2 4 5 14 14 एंड 5 10 8 4। ठीक है, पिछले वाले में भाई हमको दिए हुए थे कैसे, कॉलम वाइज दिए हुए थे, जैसे यही कॉलम वाइज दिया होता, यही कॉलम वाइज दिया होता, ठीक है, यही ऐसे लिखे होता। तो जब हम इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो हम एलिमेंट्स को लिखते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और आगे भी लिखते जाते हैं। बट इस केस में हमको रो वाइज दिया है तो हमने ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, फिर तीसरा वेक्टर लिखा, फिर चौथा वेक्टर लिखा। कॉलम वाइज था तो पहला वेक्टर ऐसे लिखते, दूसरा ऐसे लिखते, तीसरा ऐसे लिखते, चौथा ऐसे लिखते। ठीक है, समझ गए कन्वर्जन मैट्रिक्स फॉर्म में। अच्छा चलो,
चलो हमको मैट्रिक्स मिल गई। अब इस पे सीधा हमको परफॉर्म करना है क्या, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और फाइंड करनी है क्या, रैंक। फाइंड करनी है क्या हमको, रैंक फाइंड करनी है। ठीक है, रैंक फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बताया था। आओ निकालते हैं, आओ निकालते हैं। ठीक है, निकालते हैं। इसको नए पन्ने पे ले लेंगे। ऐड टू जी, उधर शिफ्ट हो जाओ, तो छोटे हो जाओ थोड़ा सा। सारी ताकत है मेरे पास में, देख लो। ठीक, अच्छा। तो अब एक चीज देखो यहाँ पे, एक चीज देखो यहाँ पे कि यार हमें बनाना है जीरो, है हमें बनाना है जीरो। तो कौन सा आसानी से जीरो बन रहा है, सीधा सीधा अगर आपको दिख रहा होगा तो देखो ये वाला जीरो बन रहा है। अगर हम इसको जीरो बना सकते हैं कैसे, हम पहले वाले रो में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 × 2 हो जाएगा 4, और फिर इसमें से माइनस कर दें तो ये वाला हो जाएगा जीरो। तो जो सीधा सीधा दिखे उसको सीधे सीधे जीरो बना दो, सीधा सीधा जीरो। तो पहला ऑपरेशन हो जाएगा R1 2 R1 नहीं करो, R1 ना करो, R3 में करो। R3 2 टाइम्स R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 है, कर दिया तुमने। क्या हो जाएगा भाई, ये तो एज इट इज आएगा, ये तो एज इट इज आएगा, ये भी एज इट इज आएगा। जिन पे नहीं हो रहा है हमने सीखा था कि जिन पे नहीं हो रहा है उनको एज इट इज लिख लो। बीच वाले पे हो रहा है, नंबर 3 पे हो रहा है, नंबर 3 पे हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये तो 0, 4 माइनस में 4 0, 5 माइनस में 10, 5 माइनस में 2 × 5 तो 10, 5 माइनस में 10 माइनस 5, 14 माइनस में 4 10, 14 माइनस माइनस 6 तो प्लस 6, तो 14 प्लस 6 क्या हो जाएगा 20, 14 प्लस 6 क्या हो जाएगा 20। अच्छा जी, ठीक है, ये बन गई। अब आगे 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 देखो, तो हम इसे भी ज़ीरो बना सकते हैं, हम इसे भी ज़ीरो बना सकते हैं। कैसे, अगर हम R2 में 2 टाइम्स ऑफ R2 कर दें और माइनस कर दें उसको 3 टाइम्स ऑफ R1 से, तो क्या होगा, 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6, माइनस कर दो 0 आ जाएगा। कर दो भाई, कर दो भाई। तो इसको एज इट इज़ लिख लो, इसको एज इट इज़ लिख लो, तीसरी वाली रो को एज इट इज़ लिख लो, चौथी वाली रो को एज इट इज़ लिख लो। 10 है ना, 10। दूसरी वाले पर परफॉर्म करना है, तो 2 × 3 = 6 माइनस 3 × 2 = 6 0, 2 × 6 = 12 माइनस 15, 12 माइनस 15 क्या हुआ -3, 2 × 5 = 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 4, 2 × 2 = 4 माइनस 3 × 3 तो 4 + 9 13, क्या हो जाएगा 13। ठीक है, 13। अच्छा, पहले कॉलम में हमारे 2 ठोक 0 बन गए, 2 ठोक 0 बन गए। देखो तुम इसको भी बना सकते हो, तुम इस 5 को भी 0 बना सकते हो। कैसे, कैसे 0 बना सकते हैं हम लोग इस 5 को, बना सकते हैं भाई, क्यों ना हम इस 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 10, और इस 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या बन जाएगा हमारा 10, माइनस करोगे 0 आ जाएगा। अच्छा ठीक है भाई, ये करेंगे। क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम, ये था, ये बना, फिर ये किया, ये बना। अब इधर आए हम क्या कर रहे हैं, R4 में 2 टाइम्स ऑफ R4 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R1 कर रहे हैं। ठीक है, क्या बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा भाई, ऊपर वाले को एज इट इज़ लिख लो, नाम नहीं लेना, एज इट इज़ लेना, नाम भी लिया करो, ऊपर वाले का नाम जरूर लिया करो भाई, बहुत अच्छी बात होती है, बड़ा सुकून रहता है दिल में, झंझटों से दूर हो जाओगे,
सच्ची बता रहा हूँ। तो 2 5 ज़ा 10 माइनस 5 2 ज़ा 10 0, 20 माइनस 5 इंटू 5, 20 माइनस 25 माइनस 5। अच्छा, फिर 2 इंटू 8 16 माइनस 5 2 ज़ा 10, 16 माइनस 10 6, 2 4 ज़ा 8 माइनस 5 इंटू माइनस 3, तो 8 प्लस 15 कितना होता है भाई 23। तो क्या हो गया यहाँ पे 23। ठीक है, अच्छा जी, तो हमारा बन गया भाई साहब ये वाली मैट्रिक्स हमारी इतनी बन गई। हमारी कितनी बन गई भाई, हमारी इतनी बन गई। इसको नए उस पर लेके आ जाए, नए उस पर लेके आए, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, अब आएगा। हाँ, ऐड टू न्यू पेज होगा है जी। ये हमारी भी निकल के आ गई, थोड़ी छोटी भी हो जाओ भाई। हाँ, ये निकल के हमारी आ गई। ठीक है, ये निकल के हमारी आ गई। अच्छा, अब निकल के आ गई। ठीक है, अब देखो किसी और को ज़ीरो बना सकते हो? कोई और ज़ीरो बनेगा? बनेगा ज़ीरो? कोई बन जाएगा, बना देंगे, बना सकते हैं, लेकिन देखो खेल हो जाएगा यहाँ पे। क्या? अगर तुमने कुछ भी किया, ठीक है, नहीं बन सकता। इसको प्लस कर दो तो ये एक ज़ीरो बन जाएगा ना, एक ज़ीरो बन जाएगा। क्या करना है, R4 में क्या करो, R4 माइनस R3 कर दो उठा के, बन तो रहा है। 2 5 2 माइनस 3 0 माइनस 3 4 13 0 माइनस 5 10 20। अब इसमें करो R4 माइनस R3 0 माइनस 0 0 माइनस 5 प्लस 5 0 6 माइनस 10 माइनस 4 23 माइनस 23 है जी, बन गया। लो जी, जीरो हो गया ये भी जीरो हो गया, जीरो हो गया ये। अच्छा, ये भी जीरो हो गया। अब कहीं पे कोई जुगाड़ कर सकते हो आप, अब कहीं पे कोई जुगाड़ कर सकते हो। देखो ये तो किसी भी हालत में अब ज़ीरो बन नहीं सकता, ये तो हमारा ज़ीरो बन नहीं सकता, क्योंकि हमने रो वाइज लेके चल रहे थे। तो इसको तो तुम ज़ीरो बना नहीं सकते, ये तो तीनों ज़ीरो हो चुके हैं, इनको बनाने जाओगे कोई इसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई इसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं क्या, एंड। हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं क्या, एंड। कि ये ज़ीरो बनेगा नहीं भाई, फालतू में इन पे जुगाड़ करने जाओगे कोई मतलब नहीं है हमारा, है। और अगर तुम कोशिश करोगे इसको ज़ीरो बनाने की तो ये भी ज़ीरो नहीं बनेगा। कैसे भाई, देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जीरो हो चुके हैं, 2 जीरो हो गए इस रो में। अब तुम अगर इन दोनों को भी जीरो बनाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें इनको भी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, है। मान लो तुम इससे मदद करते हो तो इसको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सेकंड वाला जो है इसको तो फ़र्क पड़ जाएगा। ये वाला तो ज़ीरो है, ये ज़ीरो से नॉन ज़ीरो बन जाएगा। तो हम क्यों करेंगे, हमें तो ज़ीरो ही रखना है ना। तो इसलिए हम यहीं पे एंड करते हैं, और एंड करेंगे तो हमें पता चल रहा है कि रैंक कितनी निकल के आई, 4। क्यों? नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज गिन लो, कितनी नॉन ज़ीरो रोज है, 1 2 3 4, तो 4 हो गए। तो रैंक आई हमारी 4। अच्छा, वेक्टर कितने थे, वेक्टर भी तो 4 थे। तो रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स, सो वेक्टर्स x1 x2 x3 x4 are linearly independent आंसर। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, अच्छा समझे, कुछ समझ में आया?
आया हो तो भाई बता दो हमको ज़रा कि आया कि नहीं आया है। एक क्वेश्चन आप करो, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन आप करो। वेक्टर दिया है x1 1 2 -3 4। वेक्टर दिया है x2 3 -1 2 1। वेक्टर दिया है x3 1 -5 8 -7। ठीक है, ये वेक्टर दिया है। बताओ ये वेक्टर्स डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? वीडियो पॉज करो, ट्राई करो एक बार। चलो, आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। क्या करना है सबसे पहले, रैंक वाले मेथड में क्या करना है हमको कि इन वेक्टर्स को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इन वेक्टर्स को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लो भाई। रो वाइज दिए हैं तो हम रो वाइज ही इन एलिमेंट्स को भरेंगे। तो 1 2 -3 4 है, इसको भी ऐसे भरेंगे। ठीक है, इसको भी ऐसे ही भरेंगे, इसको भी ऐसे ही भर दिया हमने। ठीक है, अच्छा ओके। अब हम इसके ऊपर परफॉर्म करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और फाइंड करेंगे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो इनको यहाँ से करो ऐसे कट, ऐड टू न्यू पेज, ले आओ इधर, कर दो छोटा है, इधर आ जाओ। हाँ, और परफॉर्म करते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। क्या परफॉर्म कर सकते हैं भाई? सीधा सीधा देखो, ये जीरो बन रहा है, जीरो बन रहा है, ये सीधा माइनस कर दो। R3 में R3 माइनस R1 कर दो। ठीक है, क्या बनेगा भाई? पहली वाली एज इट इज लिखो, पहली वाली एज इट इज लिखो, दूसरी वाली एज इट इज लिखो, कुछ नहीं कर रहे, तीसरी वाली पे कर रहे हैं। R3 माइनस R1 0, -5 एंड -2 क्या हो जाएगा? -7 8 माइनस ये बनेगा, ये वाला ऐसे बनेगा, तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली? प्लस हो जाएगा 11 एंड -7 -4, ये भी हो जाएगा -11। ठीक है, ये हमारा बन गया 0। अब तुम इसे भी 0 बना सकते हो, अब तुम इसे भी 0 बना सकते हो। कैसे 0 बना सकते हैं? अगर हम R1 में 3 को माइनस मल्टीप्लाई कर दें और R2 से माइनस कर दें, 0 बन जाएगा। 3 बन जाएगा भाई, बिल्कुल बन जाएगा। बना लो। R2 में क्या करो, R2 में से 3 टाइम्स ऑफ R1 को माइनस कर दो भाई, कर दो। पहली वाले को कुछ नहीं कर रहे हैं, एज इट इज़ लिख देंगे। दूसरी वाले को कर रहे हैं, उसको बाद में करेंगे। तीसरी वाले को कुछ नहीं कर रहे हैं, एज इट इज़ लिख देंगे, एज इट इज़ लिख देंगे, है जी। तो ये क्या बन जाएगी हमारी? ये हो जाएगा हमारा क्या? 0 सीधे सीधे है। 3 माइनस में 3 × 1 क्या हो गया? 0। अच्छा, दूसरे वाले पे जाओ, दूसरे वाले पे जाओ, क्या है? -1 है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा तो -3 × 2, तो -1 -6 -7 -7 आ गया हमारा, है -7 आ गया हमारा। अब तीसरे वाले में जाओ तो 2 -3 -3, तो 2 + 9 11, तो ये भी 11 है जी। अच्छा, और ये हमारा 1 है ना, 1 है ना, तो क्या हो जाएगा यार हमारा? 1 माइनस में 3 × 4, तो 1 माइनस में 12 -11, तो क्या हुआ भाई? -11। अरे यहाँ तो यार R2 R3 बराबर आ गए। अरे ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई यार। पूरी की पूरी R3 को हम 0 बना सकते हैं। सीधे सीधे कर दीजिए आप, R3 विल बी R3 माइनस R2। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 2 -3 4 0 -7 11 -11 0 0 0 and 0 0 0 0 and 0, -7 + 7 0, 11 - 11 0, -11 + 11 0, खत्म है। तो भाई एक रो पूरी की पूरी 0 हो गई। अब आगे
कर सकते हो कुछ इसमें? नहीं कर सकते, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये हो गई हमारी इस मैट्रिक्स की जो रैंक हो गई वो कितनी हो गई? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है? 1 2, रैंक हो गई 2। वेक्टर हमारे कितने हैं भाई? लेकिन वेक्टर है 3, रैंक आई 2, बट और नंबर ऑफ वेक्टर्स हमको कितने हैं दिए थे? 3। तो यहाँ तो रैंक इज लेस देन नंबर ऑफ वेक्टर्स, रैंक इज लेस देन नंबर ऑफ वेक्टर्स। तो भाई साहब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो हमारे वेक्टर्स हैं वो हैं लीनियरली डिपेंडेंट, वो है हमारे लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, वेक्टर्स हमारे क्या हैं? लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, देखिए कितना समय हुआ भाई? समय हो गया है 41 मिनट्स। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, अभी हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो ये शुरुआती हुई थी। अब हम लोग नेक्स्ट उसमें हम लोग पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं, यूनिक सोल्यूशन क्या होता है, नो सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस क्या होते हैं। फिर हम लोग जो है वो ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको ये बैंड करते हैं वरना वीडियो लंबा हो जाएगा और मैं उसमें कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगा आपको। एक भी टॉपिक उसमें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, तो बीच में रोकने से फ़ायदा क्या? इससे बढ़िया नया ही बना लो। ठीक है, तो इसको हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके तुरंत बाद जल्दी से नेक्स्ट वाला भी देख लेना, वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो चलो तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।